सही टेम्परेचर जो है, जो अर्थ क्रस्ट है ना, क्योंकि जैसे कि फॉसिल्स हैं, अब फॉसिल के ऊपर पहले एक लेयर आई सैंड की, फिर उसके ऊपर एक लेयर आई क्ले की, फिर सैंड की लेयर्स, फिर अब इस तरीके से जैसे जैसे उसके ऊपर लेयर्स बढ़ती जाएंगी ना, सही है, तो वो जो फॉसिल्स हैं वो जमीन के अंदर की तरफ जाते जाएंगे। तो जो जमीन के अंदर का टेम्परेचर है ना वो ज्यादा होगा, सही है, जमीन के अंदर का टेम्परेचर इतना होगा कि वो उसके अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस लाके, सही है, उन ऑर्गेनिजम्स को फॉसिल फ्यूल के अंदर कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, तो जमीन के अंदर का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होगा। सही है, वाटर इफेक्ट, सही, वाटर इफेक्ट कम हो जाएगा, वाटर इफेक्ट कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले ओवर द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ओके, चलिए, गुड हो गया। सही, अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, पेट्रोलियम इज मोस्टली मेड अप ऑफ, अब कंपोजिशन के बारे से, भाई पेट्रोलियम यानी कि जो चीजें हमें जमीन से एज ऑफ इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल मिलती हैं, सही, वो किन किन चीजों से मिलके बनी हुई होती हैं। सही, तो कंपोजिशन के अंदर हम इन चीजों को देखते हैं। तो सबसे पहले पेट्रोलियम इज मोस्टली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। इस चीज को हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर समझा था कि भाई पेट्रोलियम चूंकि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की मेन सोर्स है, तो इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो मौजूद होते हैं, जिसके लिए हम कंपैरेटिवली टर्म यूज करते हैं हाइड्रोकार्बन। सही, बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन उसके अंदर ऑक्सीजन भी मौजूद होता है, नाइट्रोजन भी मौजूद होता है, सल्फर भी होता है और डिफरेंट मेटल्स भी होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि भाई जमीन से निकल रहा है, जमीन के अंदर मुख्तलिफ मिनरल्स जो है वो उनके मिक्सचर्स मौजूद रहते हैं। सही, इंक्लूडिंग जैसे कि वेनेडियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, सही, अल्केन्स हैं, नैप्थीन्स हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, ये सारी चीजें उसके अंदर क्या हुई हुई होती है, मिक्स हुई हुई होती है। एक प्रॉपर मिक्सचर होता है, से एक ब्लैक विस्कस लिक्विड होता है जो कि जमीन से इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम की सूरत में जो है वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो कंपोजिशन में अगर हम बाय वेट इसकी परसेंटेज निकालते हैं तो इसमें कार्बन की परसेंटेज सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि ये बेसिकली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट शामिल रहता है वो कार्बन ही होता है। सही, तो कार्बन की जो परसेंटेज है वो तकरीबन 83 to 87 परसेंटेज तक होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हाइड्रोजन की 10 to 14% तक होती है, फिर नाइट्रोजन की 0.1 to 2% तक होती है, देन फिर ऑक्सीजन की 0.1 से 1.5% तक होती है, देन फिर सल्फर है 0.5 to 6% तक होती है, और फिर बहुत ही कम मिकदार के अंदर इसके अंदर जो है वो हमारे पास कुछ मिनरल्स मौजूद रहते हैं जिसकी परसेंटेज 0.1 से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ठीक है, तो मुख्तलिफ मेटल जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा, भाई वेनेडियम है, कोबाल्ट है, निकल है, तो वो उसके अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। सही है, तो ये हमारे पास जो है वो ये कंपोजिशन होती है पेट्रोलियम की। ठीक है, फिर इसके अंदर कोई क्वेश्चन, एनीवन? हो गया। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सही है, और नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास कि अब जब हमारे पास यहाँ पे, सही है, यहाँ पे हमारे पास जब पेट्रोल को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, सही, फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, सही, अर्थ क्रस्ट से जब हम पेट्रोल को निकालते हैं तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि उसी कंपोजिशन के अंदर बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। बहुत सारी चीजें जब एक जगह के ऊपर शामिल होती हैं तो इससे उस पेट्रोल की जो शक्ल है, उस पेट्रोलियम की जो शक्ल है, सही है, वो कैसी होती है, एक ब्लैक विस्कस लिक्विड की फॉर्म के अंदर होती है। सही है, एक गाढ़ा काला जो लिक्विड है, सही है, उस सूरत में जो है वो हमारे पास उस जमीन से उस तेल को निकाला जाता है, सही, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब उस क्या नाम है, उसके अंदर सारी चीजें मौजूद होती हैं जो जो हम चीज यूज करते हैं, जैसे कि पेट्रोल भी उसके अंदर होता है, डीजल भी उसके अंदर होता है, कैरोसिन ऑयल भी उसके अंदर होता है, सही है, क्या नाम है, कोल टार भी उसके अंदर मौजूद होता है, सही है, और प्लास्टिक भी उसके अंदर मौजूद होता है, रबड़ भी उसके अंदर मौजूद होता है, तमाम चीजें उसी के अंदर मौजूद होती हैं, सारी चीजें। इसी वजह से उसकी फॉर्मेशन एक ब्लैक विस्कस लिक्विड की फॉर्म के अंदर होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पिक्चर के अंदर दिखाया जा रहा है ना, तो इसको हम बोलते हैं क्रूड ऑयल। सही है, अब जिस मुल्क से भी क्रूड ऑयल निकलता है, सही, तो वो उस क्रूड ऑयल की फिर कराता है रिफाइनिंग, सही, यानी कि उसको फिर साफ करना होता है, और इसके अंदर जितनी भी चीजें एक मिक्सचर की सूरत में मौजूद है उसको हमने क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है। तो इस सेपरेशन के प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सही है, इसको हम डिफाइन अगर करें, सो इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स फ्रॉम द लिक्विड मिक्सचर डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। सही है, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें से हम क्या करते हैं कि एक लिक्विड मिक्सचर के अंदर से जो उसके कंपोनेंट्स है उसको सेपरेट करते हैं। सही है, अब जैसे कि मैंने बताया
क्रूड ऑयल के अंदर पेट्रोल भी है, डीजल भी है, केरोसिन भी है, प्लास्टिक भी है, रबड़ भी है। अब इन सब चीजों को सेपरेट करने का जो प्रोसेस होगा वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा। अब इसको सेपरेट हम किस तरीके से करते हैं? इसको हम सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट। सही है, यानी कि इनकी बॉइलिंग पॉइंट हो गया। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ओके ओके, बैटरीज खत्म हो गई थी, मैं इसको चेंज कर लिया। अच्छा, सो अब लिक्विड मिक्सचर के अंदर तमाम चीजें जो मौजूद होती हैं, सही है, इनको सेपरेट करने का जो तरीका है इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब इसको जो सेपरेट किया जाता है वो सेपरेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट। सही है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस की वजह से हम इन चीजों को सेपरेट कर सकते हैं। यानी कि अब जो पेट्रोलियम है, सही है, उसके अंदर अगर क्या नाम है हमारे पास मौजूद है डीजल मौजूद है, सही, या फिर कैरोसिन ऑयल मौजूद है, या फिर पेट्रोल मौजूद है। अब इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स है ना, सबके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो कुछ फ्रैक्शन जो है वो जल्दी बॉयल हो जाते हैं, कुछ फ्रैक्शन जो है वो देर से बॉयल होते हैं, सही है, कुछ को टाइम लगता है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं कि भाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, सही, इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस की वजह से, सही, इनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अब करते किस तरीके से उसको भी हम सामने समझ लेते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे हम यूज करते हैं एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम का। सही है, ये जो आपको यहाँ पे पूरा कॉलम नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। सही है, अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ स्टेजेस मौजूद होती हैं, सही, जिसपे हमें मुख्तलिफ जो चीजें, जो फ्रैक्शंस हैं, वो यहाँ पे हमें मिल रहे होते हैं। अब इसमें जो बेसिक काम है वो हम ये करते हैं कि भाई यहाँ पे हमारे पास लगा हुआ होता है एक हीटर। हीटर का काम ये होता है कि हमारा जो क्रूड ऑयल है उसको जो है ना ये हाई टेम्परेचर के ऊपर बॉईल कर दे। अब ये टेम्परेचर अराउंड होता है हमारे पास तकरीबन 400 सेल्सियस। सही, 400 सेल्सियस तक हम इसको जो है वो क्या करते हैं भाई, बॉईल करते हैं। सही, अच्छा, हाँ, यही चीज बिल्कुल सेम टॉपिक जो हमने ऑर्गेनिक के अंदर ही पढ़ा है। मैंने इसी बोला जिन बच्चों ने ऑर्गेनिक पढ़ा हुआ है उनको ये चीजें बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई इसको हम 400 डिग्री सेल्सियस तक क्या करते हैं भाई, बॉईल करते हैं। सही, अब बॉईल करने के बाद जैसे ही हम इसको फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कॉलम हम जैसे ही इसके अंदर ऐड करवाएंगे, सही, तो वो लिक्विड्स कि जिनका वेट कम होगा, सही, जिनका वेट कम होगा, सही, वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, जिनका वेट कम है वो ज्यादा ऊपर जा सकते हैं। सही, उनसे भारी वाले उससे नीचे, उससे भारी वाले उससे नीचे, उससे भारी वाले उससे नीचे, उससे भारी वाले उससे नीचे, इस तरीके से। तो अब जिनका वेट सबसे कम होगा, सही, यानी कि लो मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन्स, सही, वो फिर ज्यादा ऊपर तक जाएंगे। और यानी कि कम वेट होने का मतलब ये कि जो गैस पार्ट होगा, हमारा गैस पार्ट जो उसके अंदर मौजूद होगा ना, तो वो गैस पार्ट जो है वो ज्यादा ऊपर तक जाएगा और यहाँ पे एज अ रिफाइनरी गैस की सूरत में यहां से बाहर हो जाएगा। सही है, अच्छा, अब उससे जो भारी फ्रैक्शन होगा, सही, जो कि हमारे पास है पेट्रोल का फ्रैक्शन, सही, वो उसके नीचे वाले कॉलम तक ही जा सकेगा और यहां से हम उसको सेपरेट कर लेंगे, जिसको हम पेट्रोल नॉर्मली अपने डेली रूटीन में यूज करते हैं। और फिर उससे भारी फ्रैक्शन हमारे पास आता है नैप्था में, सही, जो कि हमारे पास एक केमिकल होता है जो कि हम अपने इंडस्ट्रीज के अंदर यूज करते हैं। सही, और फिर उससे भारी फ्रैक्शन हमारे पास होता है कैरोसिन ऑयल, सही, जो कि जेट फ्यूल की सूरत में जो है वो यूज किया जाता है। सही, और फिर उससे भारी फ्रैक्शन होता है डीजल, सही, जो कि बड़ी गाड़ियों के अंदर, जिनका इंजन बहुत बड़ा होता है, सही, उसके अंदर डाला जाता है। और फिर उसके बाद आता है लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, सही, यानी कि वो ऑयल्स जो कि हम अपनी गाड़ियों में, सही, और अपने बाइक्स के अंदर डालते हैं, सही, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स। ठीक है, तो वो उसका फ्रैक्शन आएगा। फिर उसके बाद सबसे आखिरी होता है हमारे पास फ्यूल ऑयल, सही, जो कि एज अ फ्यूल के तौर पे यूज किया जाता है, कहां पे, फैक्ट्रीज में, सही, और शिप्स के अंदर, जिनके इंजन काफी बड़े बड़े होते हैं। सही, अच्छा, और फिर आखिर में हमारे पास जो रेजिड्यू बच जाता है, यानी कि जो बहुत ही ज्यादा भारी फ्रैक्शन होता है, यानी कि इतना भारी कि वो ऊपर की तरफ उठ, यानी कि उड़ ही नहीं पाता, सही, तो वो जो रेजिड्यू होता है हमारे पास वो यूज होता है इन द फॉर्म ऑफ कोल टार, जिसको हम रोड टार भी कहते हैं। सही, आपने रोड बनते हुए देखा होगा कि एक काला सा लिक्विड जो है वो जमीन के ऊपर फैलाया जाता है, सही, तो उसको हम बोलते हैं कोल टार या फिर रोड टार। सही है, तो जिससे होता क्या है कि वो जो क्या नाम है, कारपेटिंग होती है रोड के ऊपर, वो उससे चिपक जाती है। ये इतना ज्यादा स्टिकी सब्सटेंस होता है, तो उसको पहले डाला जाता है और फिर उसके बाद जो है वो कारपेटिंग की जाती है रोड्स के ऊपर। ठीक है भाई,
तो यहाँ पे बिल्कुल ही आखिरी हमारे पास ये होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास प्लास्टिक मटेरियल्स भी होते हैं, रबड़ भी होते हैं, जैसे गाड़ी के टायर जिस रबड़ के बनते हैं वो भी यहीं से हमें मिल जाता है, सही। और जो घर में प्लास्टिक की कुर्सियां होती हैं, सही है, उसके लिए जो प्लास्टिक होता है वो भी हमें यहाँ से मिल जाता है, सही। बहुत सारी चीजें जो होती हैं, मतलब आखिरी हद तक भी जो हमें चीजें यहाँ पे मिलती हैं वो भी हमें मार्केट में बेच के हम उससे मुनाफा कमा सकते हैं, यानी कि काफी सारी चीजें इससे हम एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट हम इनको जो है वो सेपरेट करते हैं, सही। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सही। तो यहाँ पे अब ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है इसकी कुछ डिटेल्स जो कि आपके कोर्स में इस चैप्टर में शामिल की गई हैं, जो कि प्रीवियस चैप्टर जब हमने ऑर्गेनिक में पढ़ा था उसके अंदर नहीं थी, और वो क्या क्या है भाई, सही। दिस इज डन इन ऑयल रिफाइनरीज, सही, विद द यूज ऑफ मैसिव फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो क्या नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, ये कहाँ किया जाता है भाई, ये ऑयल रिफाइनरीज के अंदर किया जाता है, और किसके जरिए किया जाता है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के जरिए किया जाता है। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या होता है, ये जो आपके सामने बना हुआ नजर आ रहा है इसको हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कहते हैं। Say these are frequently found near the crude oil sources, यानी कि जहां पे क्रूड ऑयल निकलता है, सही, उनके पास ही रिफाइनरीज लगाई जाती हैं ताकि वहां से क्रूड ऑयल निकाल के हम उसको रिफाइन कर लें, ठीक है। अच्छा, the industrial fractionating column is intended to be cold at top and hot at the bottom। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पे हमारे पास जो 400 डिग्री सेल्सियस जितना गर्म क्रूड ऑयल को हम यहाँ पे बॉटम में डालते हैं, तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख भी सकते हो कि इसके नीचे का जो एरिया है वो आपको लाल नजर आएगा, यानी कि नीचे का एरिया हॉट होता है, और ऊपर का जो एरिया है वो हमारे पास यहाँ पे कोल्ड हो जाएगा, सही है भाई। अच्छा, अलाउइंग टू कूल, सही, अलाउइंग टू कूल एंड कंडेंस क्रूड ऑयल वेपर्स एट डिस्टिंक्टली डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस, सही। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पे हम मुख्तलिफ क्या नाम है स्टेजेस बनाते हैं, जिसपे मुख्तलिफ हमारे पास जो फ्रैक्शंस हैं वो हर स्टेज पे जाके कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस करने का मतलब क्या होता है कि वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, सही। कंडेंस हो जाते हैं यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद हम उसको यहाँ पे सेपरेट आउट कर लेते हैं, सही। अब इस डायग्राम को अगर आप देखें तो और अच्छा आपको समझ में आएगा कि भाई यहाँ से जैसे ही हमारे पास वेपर्स ऊपर की तरफ आते हैं तो हर स्टेज पे हमारे पास इस तरीके से कंडेंसेशन परफॉर्म होती है, यानी कि ये जो लिक्विड है, सही, यानी कि जो गैसेज हैं वो ऊपर से आ रही हैं और यहाँ पे आके कंडेंस हो रही हैं, और जो मजीद हल्की वेपर्स हैं वो और मजीद ऊपर तक जा रहे हैं और यहाँ पे कंडेंस होते जा रहे हैं, सही है। तो जो जो हमारे पास यहाँ पे कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट होता जाएगा, यहाँ पे एक नोजल हमें दिया हुआ है, सही है। इस नोजल से हम यहाँ पे इसको सेपरेट आउट करते जाएंगे, सही है। तो ये हमारे पास एक पूरा फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन कॉलम है जिसमें हर स्टेज के ऊपर एक नोजल दिया हुआ है जहां से हमें मुख्तलिफ चीजें यहाँ पे मिलती जाएंगी, सही। अब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जो सबसे ऊपर जाएगा वो सबसे हल्का होगा और जो सबसे नीचे होगा वो सबसे भारी होगा, सही है। तो हल्के और भारी का जो अंदाजा है वो हम लगाते हैं कार्बन के नंबर से, सही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो गैसेस सबसे ऊपर तक जाएंगी उसमें कार्बन की तादाद जो है वो सिर्फ 1 से 4 तक की होगी, उससे नीचे वाले में 5 से 10 तक की रेंज में होगा, उससे नीचे वाले में 10 से 16, उससे नीचे वाले में 16 से 60, उससे नीचे वाले में हमारे पास 60 तक की रेंज होगी, फिर 70, फिर 80। तो आप जितना नीचे की तरफ आप जाते जाओगे, सही, उतना ज्यादा कार्बन की जो चेन है वो भारी होती जाएगी, जिसकी वजह से जो भारी हमारे पास फ्रैक्शंस हैं वो नीचे रहेंगे और जो हल्के फ्रैक्शंस हैं वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे और सही मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पे यहाँ से हमारे पास जो है वो एक्सक्रेट आउट हो जाएंगे। ओके भाई, सही। तो यहाँ पे कोई मसला इसके अंदर इस टॉपिक में, इसको एक दफा जरा ऑब्जर्व कर ले, कोई क्वेश्चन है इसके अंदर तो पूछना है। जी हसन ओके, बरीरा नो, खदीजा नो, ठीक है, सही है, चलें, गुड हो गया, अच्छी बात है, सही है। तो आज की जो इंडस्ट्री हमने पढ़ी है, सही है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, तो उसके अंदर हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि डिफरेंट इंच होते हैं, ये लीटर में नहीं होते, ये टनों में होते हैं। ये फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन कॉलम जो डायग्राम में आपको छोटा नजर आ रहा है, अगर आप इंडस्ट्री में जाके देखोगे तो बहुत बड़े बड़े, जितनी बड़ी बिल्डिंग्स होती है ना उतने बड़े बड़े कॉलम्स होते हैं। तो यहाँ पे लीटर की कहानी नहीं होती, टनों की कहानी होती है यहाँ पे, सही है। तो डिफरेंट कैपेसिटी के होते हैं, ठीक है।
तो भाई आज हमने जो है वो पेट्रोलियम इंडस्ट्री पढ़ी है, तो उसके अंदर सबसे पहले हमने वर्ड पेट्रोलियम को पढ़ा है, सही है। पेट्रोलियम क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट को सही किया कि पेट्रोलियम, क्योंकि हम जब पेट्रोलियम का नाम सुनते हैं तो लिक्विड जहन में आता है, तो हमने पढ़ा भाई सिर्फ लिक्विड नहीं होता, उसके अंदर गैसेज भी होती हैं, उसके अंदर लिक्विड्स भी होते हैं, उसके अंदर जो है वो सॉलिड्स यानी कि रॉक्स मिनरल्स भी मौजूद होते हैं, सही है। तो ये तमाम चीज़ें कहाँ पे मौजूद होती हैं, तमाम चीज़ें अर्थ क्रस्ट के अंदर मौजूद होती हैं। किस तरह से उसमें कन्वर्जन आती है उसके बारे में हमने यहाँ पे एक वीडियो लेक्चर भी देखा कि उसके अंदर जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स, जो ओशंस के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फॉसिल जो क्या नाम है, जो डेड एनिमल्स होते हैं, सही, जब वो अर्थ क्रस्ट के बिल्कुल बीनीथ जो है वो क्या नाम है आ जाते हैं, सही, तो उनके ऊपर जो है वो सेडिमेंटेशन होती है, यानी कि पहले सैंड आती है, फिर क्ले आती है, फिर सैंड आती है, और फिर अर्थ का जो हाई टेम्परेचर है वो उनको बायोलॉजिकली कन्वर्ट कर देता है इनटू द फॉसिल फ्यूल, सही है। और फिर उसके बाद जो क्या नाम है ऑयल है, सही, वो फिर ऊपर की तरफ आके, फिर उसके बाद गैसेस उसके ऊपर आके, फिर उसके नीचे वाटर आके एक लेयर फॉर्मेशन कर लेता है, और इस तरीके से हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मिलियंस ऑफ ईयर्स के प्रोसेस के जरिए जो वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, फॉसिल फ्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर उसकी एक्सट्रैक्शन करवाई जाती है, और एक्सट्रैक्शन करवाने के बाद उसकी जो क्या नाम है फिल्ट्रेशन करवाई जाती है, सही है, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, जिसमें हम तमाम कंपोनेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट हम उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं, सही है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम की जो वर्किंग होती है उसको हमने पूरी समझी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आज का जो हमारा लेक्चर था, सही है, वो जो है वो हमारे पास मुकम्मल हो जाता है, ठीक है। तो आज जो जो चीज़ें हमने पढ़ी, सही है, उसको अच्छे से जो है वो आप याद करिएगा, सही। अच्छा, कोई सवाल क्या पूछ रहे हो भाई? सर, पाक और बहुत से मुल्क पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं तो वो रिफाइंड होता है? नहीं नहीं, जब हम किसी मुल्क से पेट्रोल को खरीदते हैं, जैसे कि पाकिस्तान पेट्रोल को खरीदता है, सही है, तो वो क्रूड ऑयल खरीदता है, क्रूड ऑयल यानी कि रिफाइंड हुआ नहीं खरीदता, सही, क्रूड ऑयल खरीदता है ताकि वो सस्ता मिले। हम उसको रिफाइंड खुद से करते हैं, हमारे यहाँ रिफाइनरीज लगी हुई हैं, हम उसको खुद से रिफाइन करते हैं ताकि सस्ता पड़े, क्योंकि अगर हम रिफाइंड हुआ खरीदेंगे ना तो बहुत महंगा पड़ेगा, सही है। अच्छा, ओके बरीरा, ओके। अच्छा, महिबा, महिबा आपको सवाल पूछ रही है? महिबा, कोई क्वेश्चन है आपका? सेकंड चैप्टर के बाद के लेक्चर्स, अच्छा, कुछ अपलोड क्यों नहीं है? अच्छा हाँ, मैंने ये 9th क्लास में भी शायद पूछा था, यहाँ पे या इसी क्लास में पूछा था। तो जो लेक्चर्स हैं बेटा वो एडिट होता है ना, अभी जो जैसा हमारी क्लास हुई है ना, तो इसमें कुछ चीज़ें जो है वो एडिट होती हैं, ठीक है। तो वो एडिट हो रहे हैं अभी, और फिर उसके बाद जो है वो छाजाओं की जो एप्लीकेशन है ना, वहाँ पे वो अपलोड हो जाएंगे, सही है। तो अभी एडिटिंग चल रही है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि बहुत जल्द जो है वो सेकंड चैप्टर के बाद के जो लेक्चर्स हैं वो भी अपलोड हो जाएं, ठीक है।